हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है स्किनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे इस बार भी सीटेट 2023 की एग्जाम में प्रश्न आया है। स्किनर से रिलेटेड कौन सा है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको बढ़िया तरीके से सीखना। तो ऊपर हेडिंग लिखिए स्किनर, ओके। और करते हैं शुरुआत इस मनोवैज्ञानिक के बारे में, ओके। आइए चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत, ओके। सबसे पहले स्किनर का पूरा नाम क्या है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उन्होंने किस पर प्रयोग किया, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक भी है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया था, क्लियर। चलिए सबसे पहले इसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम जो विशेष करके जाना जाता है BF स्किनर। सर ये कहां के थे, ये थे अमेरिका के। कहां के थे, अमेरिका के, क्लियर। BF स्किनर और ये थे अमेरिका के, क्लियर। सर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, याद रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कभी कभी अनुबंधन की जगह एक नाम आता अनुकूलन, अनुकूलन, क्लियर। तो अनुकूलन नाम आ जाए, अनुबंधन नाम आ जाए, एक ही बात है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, क्लियर। यह बात ध्यान रखना। स्किनर, BF स्किनर अमेरिका से रिलेटेड है, उनके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, क्लियर। इसके अलावा उन्होंने दो प्रयोग किए इन्होंने, एक 1938 के अंदर और एक प्रयोग किया इन्होंने 1943 के अंदर, 5 साल बाद, क्लियर। पहला प्रयोग इन्होंने जो 1938 में किया, उन्होंने किया चूहे के ऊपर, और दूसरा प्रयोग इन्होंने किया कबूतर के ऊपर, क्लियर। प्रयोग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो यहां टाइम मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चूहा के ऊपर किया पहला प्रयोग, और दूसरा प्रयोग किया इन्होंने किस पर, कबूतर पर। चूहे के ऊपर जो प्रयोग किया, जिस पिंजरे में चूहे को रखा उस पिंजरे का नाम था स्किनर बॉक्स। क्या नाम था, स्किनर बॉक्स, क्लियर। इसको कहा जाता था कबूतर का पिंजरा, क्लियर, ओके। इस नाम को याद रखिएगा, स्किनर बॉक्स, क्लियर। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, स्किनर की एक बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर मैं कहूं कि BF स्किनर की बुक का क्या नाम था, तो बुक का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी बुक का नाम था। अब सुनिएगा ध्यान से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, BF स्किनर ने। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ टेट 2017 में आ चुका है, याद रखना। ये CG छत्तीसगढ़ टेट 2017 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, क्लियर। इसी के अलावा कि इसने किस पर प्रयोग किया, कभी चूहे के बारे में ऑप्शन में देते हैं, कभी कबूतर के बारे में ऑप्शन देते हैं, और ये दोनों ही प्रश्न UGC नेट 2018 के एग्जाम में 2020 में, ठीक है ना। यानी कि प्रयोग के बारे में UGC नेट 2020 की एग्जाम में इस प्रयोग के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। प्रयोग के बारे में पूछा गया था, कभी चूहा ऑप्शन मारा है, कभी कबूतर ऑप्शन मारा है, क्लियर। तो ये दोनों बात भी विशेष करके याद रखना। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है 2018 के अंदर, याद रखना। यूपी टेट 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है यूपी टेट के अंदर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसने लिखी, तो स्किनर ने। कोई दिक्कत,
आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, सिद्धांतों के उपनाम, ठीक है ना। सिद्धांत के उपनाम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के और कौन कौन से उपनाम है जो कि स्किनर से रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले, ठीक है ना, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना इसका नाम भी स्किनरी होगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो हम बोलेंगे स्किनर ने। ये DSSB 2017 के एग्जाम में आ चुका है। DSSB 2017 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, कोई दिक्कत? आगे इसी का एक बहुत जबरदस्त नाम है RS थ्योरी, THEORY थ्योरी, ठीक है ना। याद रखना RS थ्योरी या RS सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपका नाम आएगा BF स्किनर। एक होता है SR का सिद्धांत किसने दिया? तो थोरनडाइक ने। याद रखना SR का सिद्धांत दिया थोरनडाइक ने। लेकिन अगर ये पूछे कि RS का सिद्धांत किसने दिया, तो BF स्किनर ने। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, ठीक है। अगला और कौन कौन से है? तो याद रखना अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। याद रखना अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। क्लियर? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया? तो BF स्किनर ने। अब सुनिएगा RS थ्योरी, RS सिद्धांत किसने दिया? BF। ये ओडिशा टेट 2019 के एग्जाम में आ चुका है। याद रखना ओडिशा टेट 2019 के एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? इसी के अलावा अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत रीट एग्जाम 2022 में आ चुका है। याद रखना रीट एग्जाम 2022 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसको विशेष करके याद रखिएगा बेटा। क्लियर? बात को समझने की कोशिश करना कि ये कैसे कैसे करना है। सर और कौन कौन से सिद्धांत है? और भी कोई नाम है? हाँ, एक नाम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यूपी टेट 2019 की एग्जाम में आया, ठीक है ना, ऑपरेंटिक कंडीशनिंग की थ्योरी। याद रखना ऑपरेंटिक कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? तब भी याद रखना आप कौन? स्किनर। याद रखना ऑपरेंटिंग कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? BF स्किनर ने। ये यूपी टेट 2019 के एग्जाम में आ चुका है। यूपी टेट 2019 के एग्जाम में आ चुका है, कोई दिक्कत? क्लियर? और सर और भी कोई है क्या? हाँ है, और भी नाम है, जैसे सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। याद रखना सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तब भी आपको करना BF स्किनर ने। ये सारे नाम याद रखने जरूरी है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। सर और एक दो नाम और है, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक ठीक है ना, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना यह भी BF स्किनर ने ही दिया था। एक मेरे नजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सुनिएगा आप। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? निमित्त अनुक्रिया का सिद्धांत। याद रखना निमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सब में से कोई भी एग्जाम में नाम आ सकता है, इनको विशेष करके याद रखना। एक लास्ट एंड फाइनल, ठीक है ना, उत्सर्जित
उत्सर्जित, याद रखिएगा ये नाम, विशेष करके एग्जाम में आ सकता है। उत्सर्जित अनुक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने। आई होप कि सारी चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे मैं बताऊं, इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित अनुदेशन। अनुदेशन देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर एक अनुदेशन जिसका नाम है अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन, सर ये है क्या चीज? अभिकर्मित अनुदेशन क्या चीज है? इसके अंदर क्या होता है, तो आइए डिटेल से समझते हैं, बात को ध्यान से सुनना। अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर दो जीव होते हैं, एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षक और एक होता है छात्र। अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर शिक्षक जो होता है वो अपने अनुसार पाठ्य वस्तु को तैयार करते हैं। क्लियर? और इसमें छात्र क्या होता है? बिना शिक्षक की सहायता से पाठ्य वस्तु तैयार करते हैं। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब होता है कि शिक्षक किसी चीज के लिए आदेश देना और शिक्षक अपनी मर्जी से आदेश देना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे निबंध प्रतियोगिता है। कौन सी प्रतियोगिता है? निबंध प्रतियोगिता। क्लियर? निबंध प्रतियोगिता, शिक्षक अपने अनुसार कोई टॉपिक को चूज करता है। भाई मान लीजिए मैं कह दूं स्कूल में निबंध प्रतियोगिता है, मैं एक शिक्षक के नाते कहूंगा कि आपको बढ़ती भारत की जनसंख्या पर एक निबंध लिखना है, तो टॉपिक किसने चुना? मैंने चुना। और सभी बच्चों को बोल दे कि बेटा जी जाओ, आप लोग बढ़ती भारत की जनसंख्या के ऊपर निबंध प्रतियोगिता होगी, आप तैयार करके लेकर आना। तो सभी बच्चे अपने अनुसार, बिना किसी शिक्षक की सहायता से, अपने अनुसार ही कोई चीज को तैयार करते हैं। ठीक है ना? इसी को बोला जाता है अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें शिक्षक आदेश देता है अपने अनुसार और बच्चा बिना किसी शिक्षक की सहायता से स्वयं उस पाठ्य वस्तु को तैयार करके लेके आते हैं। ये होता है अभिकर्मित अनुदेशन। क्लियर? अब अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है ना, किस सिद्धांत के से प्रभावित है, तो आप बोलोगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से प्रभावित है। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, अब आगे मैं इसके बारे में बताऊं, पहले ये पूरी कहानी इसी से नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। ठीक है, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार तो काफी है, लेकिन मैं आपको 3 मुख्य प्रकार के बारे में बताता हूं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। ये 3 विशेष करके याद रखना, क्योंकि तीनों के बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। सर ये रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, पूरा नाम क्या है इसका? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। सर इसका अर्थ क्या है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन कहते किसको है? तो याद रखना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। याद रखना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना,
रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। सर रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रवर्तक कौन है, इनका जनक कौन है? तो याद रखना स्किनर। कौन है? स्किनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीसी एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया था ये, याद रखना। आरपीएससी एग्जाम 2017 जो राजस्थान में होती है, ठीक है ना, 2017 में पूछा गया था इसके बारे में। ओके, इसके बाद में पूछे साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन का अर्थ क्या होता है सर? तो साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर निदान व उपचार किया जाता है। याद रखना, निदान व उपचार। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज में बच्चा कमजोर है तो उसका पता लगाना और उसको अच्छी तरह से उसमें सुधार करवाना, यानी कि निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य किसमें किया जाता है? साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर। सर इसके प्रवर्तक कौन है? तो क्राउडर। कौन है? क्राउडर। याद रखना, क्राउडर। क्लियर? इसके प्रवर्तक है क्राउडर। रीट 2015 की एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं। याद रखना, रीट एग्जाम 2015 की एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं, तो विशेष करके याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैथेटिक। सर ये मैथेटिक्स क्या होता है? मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन है क्या चीज सर? पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व हो जाना, यानी कि अच्छी तरह से याद हो जाना, ठीक है ना। पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व हो जाना, यानी कि हमें अच्छी तरह से पाठ्य वस्तु के हम टीचर बन चुके हैं। यानी कि जैसे साइंस है, साइंस का मैं अच्छी तरह से नॉलेज हो चुका है, अब मुझे कुछ भी पूछिए तो उससे बोलते हैं पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व हो जाना, समझ में आ जाना। क्लियर? सर इसके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट। अच्छी तरह से याद रखना, गिलबर्ट। और ये आरपीएससी एग्जाम 2019 की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। याद रखना, आरपीएससी एग्जाम 2019 की एग्जाम में प्रश्न पूछा था। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो विशेष करके 3 याद रखिएगा, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है, साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है, और मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं पढ़ाऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए, एक शब्द नाम है पुनर्बलन। बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। इसके प्रश्न में काफी बार एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल सुनो एक बार। पुनर्बलन। सर ये पुनर्बलन होता क्या है? देखिए, पुनर्बलन को हम अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है शाबाशी, किसी को मोटिवेट करना कि हाँ भी शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया। अगर वो पुनर्बलन आप उसको दोगे तो बच्चा और भी ज्यादा कुछ अधिगम करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल तौर पे, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो कुछ लिख के लेके आए आपके पास, क से कबूतर ख से करो लेके आए, तो आप आते बोलोगे शाबाश बेटा शाबाश बहुत बढ़िया, तो वो अपने आप में सोचेगा कि वाह मुझे शाबाशी मिली तो मैं और पढ़ूं। लेकिन अगर वो लिख के लेके आएगा और आप आते थप्पड़ मारोगे फटाक और भाग यहां से, तो क्या वो दोबारा लिखेगा? नहीं लिखेगा। इसलिए पुनर्बलन होना बहुत जरूरी है। बार बार बच्चों को देखना, बार बार बच्चों को शाबाशी देना जरूरी है। हर समय समय पर अलग अलग प्रकार का पुनर्बलन होता है। इसलिए पहले तो पुनर्बलन के बारे में एक बात बता देता हूं। कोई भी अनुक्रिया दोबारा हो या नहीं, यह पिछली अनुक्रिया के सुखद या दुखद परिणाम पर निर्भर रहेगा, ठीक है ना। पहले तो ये नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, कोई भी अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं, यह पिछली अनुक्रिया के सुखद या दुखद
परिणाम पर निर्भर है। मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास लिख के लेके आया, तो आप ये बोलोगे शाबाश बेटा, तो वो दोबारा करेगा। आते थप्पड़ मार दोगे तो वो नहीं करेगा। तो हुआ ना सुखद दुखद। अगर आप अच्छा उसको बोलोगे तो दोबारा करने की कोशिश करेगा, अगर आप उसको थप्पड़ मार दोगे या उसको धमका दोगे तो दोबारा नहीं करेगा। तो वो दोबारा करेगा नहीं करेगा, ये उसके सुखद और दुखद परिणाम पर निर्भर रहेगा। ठीक है ना, रहेगा। क्लियर? ये बात अच्छी तरह से याद कर लेना। एक बात, प्रोत्साहन या पुनर्बलन, प्रोत्साहन जो होता है ना, अभी अधिगम के अंदर वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन द्वारा। याद रखना, अधिगम में जो वृद्धि ना, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किसके लिए, किसके द्वारा? प्रोत्साहन द्वारा। याद रखना, प्रोत्साहन द्वारा। क्लियर? प्रोत्साहन उसका अगर करोगे आप लोग तो उनके अधिगम में वृद्धि होगी, वो और ज्यादा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर? और भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, पुनर्बलन के प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में बताऊं? पहले उनके नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, एक नाम आता है पुनर्बलन के प्रकार। ठीक है ना सर, पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो आओ अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा ही जबरदस्त है। ठीक है ना, पुनर्बलन जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे बेटा जी, ध्यान से सुनना। यहां से प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। एक तो सतत पुनर्बलन, याद रखना कौन सा? सतत पुनर्बलन। इसी सतत को हम कहते हैं निरंतर। ऑप्शन में निरंतर भी नाम आ सकता है और सतत भी नाम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है निश्चित अनुपात। दूसरा कौन सा होता है? निश्चित अनुपात। कभी कभी निश्चित अनुपात को हम बोल सकते हैं आंशिक अनुपात। क्लियर? निश्चित अनुपात या आंशिक अनुपात दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, क्लियर? उसके बाद में तीसरा जो होता है, तीसरा जो पुनर्बलन का प्रकार वो है अनुपातिक। कौन सा है? अनुपातिक। और इसी अनुपातिक को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं परिवर्तनीय अनुपात। ठीक है ना, पहले कौन से है? अनुपातिक, याद रखना, अनुपातिक, अनुपातिक। ठीक है ना, अनुपातिक, जितना कम उतना पुनर्बलन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं परिवर्तनीय, परिवर्तनीय अनुपात। ठीक है ना, परिवर्तनीय अनुपात। क्लियर? अनुपातिक पुनर्बलन भी बोल सकते हो, परिवर्तनीय अनुपातिक पुनर्बलन भी बोल सकते हो, और इसको चर अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर अनुपात। ये सारे नाम अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं, तो याद रखना, चाहे चर अनुपात बोल दो, परिवर्तनीय अनुपात बोल दो, या अनुपातिक पुनर्बलन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? निश्चित अनुपात बोल दो या आंशिक अनुपात बोल दो, ये क्या चीज होती है मैं बताता हूं, आराम से रुक जाओ एक बार। ये 4 प्रकार देख लो। एक और एक होता है लास्ट एंड फाइनल निश्चित अंतराल अनुपात, सॉरी निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अंतराल। ठीक है ना, एक लास्ट होता है निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल पर, निश्चित अंतराल के ऊपर, निश्चित अंतराल या स्थिर अंतराल। निश्चित अंतराल का एक दूसरा नाम होता है स्थिर अंतराल के ऊपर। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, सतत मतलब लगातार देते रहना। बच्चा जब भी अनावश्यक हो, हाँ हाँ शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिखे, और बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा करके देना। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट बेटा, वेरी एक्सीलेंट बेटा। ठीक है ना, इस तरह से
अनुपातिक परिवर्तनीय अनुपात, जितना काम, जैसे मान लीजिए एक ने कैसे कबूतर लिखा, दूसरे भी लिखा, इसको भी शाबाशी, इसको भी शाबाशी, लेकिन उसने सुंदर लिखा है, इसको शाबाश बेटा, इसको वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश बेटा, तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा दे देना। क्लियर? उसके बाद में निश्चित अंतराल, हमेशा हर जगह बार बार अंतराल देने से अच्छा है कि आपको निश्चित अंतराल, जैसा आज दे दिया, फिर कोई काम और इससे बेहतर करेगा तब देना, ऐसा नहीं कि हर जगह ही बार बार उनको देते रहे। अब यहां पर आपको याद रखने लायक बात क्या है, पुनर्बलन के चारों प्रकार के नाम याद कर लेना अच्छी तरह से, सतत, निश्चित अनुपात, अनुपातिक, निश्चित अंतराल, चारों नाम याद कर लेना। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था, सबसे ज्यादा प्रभावी पुनर्बलन कौन सा होता है, तो याद रखना ये सबसे ज्यादा प्रभावी पुनर्बलन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी या प्रभावशाली, ठीक है ना, प्रभावशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, ठीक है ना। तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रभावशाली पुनर्बलन कौन सा होता है, अनुपातिक, परिवर्तनीय अनुपात या चर अनुपात, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में नाम आ सकता है। क्लियर? इसके बारे में सतत या निश्चित, ठीक है ना, पुनर्बलन के बारे में DSSB 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, याद रखना, DSSB 2018 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर? इसी प्रकार ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली पुनर्बलन कौन सा है, ये MP टेट 2019 के एग्जाम में आ चुका है, MP टेट 2019 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर? तो इसलिए इनको विशेष करके याद रखना। अब इसमें एक मुख्य कड़ी है जिसके अंदर बच्चे अधिकतर गलती कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं समझाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, ये बड़ा झंझट वाला सवाल है, इनको अच्छी तरह से याद रखना। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, ठीक है ना, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, HP हिमाचल प्रदेश स्टेट 2017 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा स्किनर। कौन आएगा? स्किनर। क्लियर? ध्यान में रखिएगा बात, पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आप बोलोगे स्किनर। ये HP हिमाचल प्रदेश स्टेट 2017 के एग्जाम में आ चुका है, याद रखना, HP टेट 2017 के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो मामला है क्या चीज। अगर मैं आपको कह दूं पुनर्बलन सिद्धांत दिया और ऑप्शन में आपको ये चार नाम है, ध्यान से सुनिएगा, थायरनडाइक, स्किनर, वाटसन और पावलोव, तो आपको करके आना सर स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने। लेकिन अगर ऑप्शन में चार नाम हो, थायरनडाइक, स्किनर, हल और प्याजे, तो भी आपको स्किनर करके आना है, याद रखना। अगर ऑप्शन में स्किनर है तो आपको स्किनर ही करके आना है, लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी स्किनर है? अरे कहीं भी स्किनर है क्या? नहीं है। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में स्किनर है तो स्किनर ही करके आना है, लेकिन अगर स्किनर की बजाय अगर ऑप्शन में स्किनर नहीं है तो आपको राइट आंसर करके आना है हल, क्योंकि पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने भी दिया था। क्लियर? तो इसलिए पहली बार किसने दिया था? स्किनर ने। अगर ऑप्शन में देखो हल तो यहां भी है, यहां भी हल है, लेकिन अगर स्किनर है तो स्किनर को करके आना है। अगर ऑप्शन में स्किनर नहीं हो तब हल को करके आना है, कोई दिक्कत? स्किनर ने हल के सिद्धांत के बारे में एक बात भी कही है, वो मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा, एक कथन है जिसका नाम है कि अब तक अधिगम के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। हल का परबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, ये आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसने बताया? तो ये बताया था स्किनर ने। किसने बताया था? स्किनर ने। आगे पढ़ेंगे हल के बारे में, तब आपके बारे में ये बता दूंगा मैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये बात कि अगर पुनर्बलन का नाम आए तो पहले स्किनर लिखना है,
अगर ऑप्शन में स्किनर नहीं हो तब हल को टिक मारना है। ओके, क्लियर। इसी के साथ हल का चैप्टर खत्म। आई होप ये आपको कैसा लगा, कमेंट में तो आपको डालना ही डालना है, प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बच्चे रीट है, जे टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, ओडिशा टेट है, त्रिपुरा टेट है, ऑल इंडिया की जितनी भी टेट है, अगर वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट जरूर पढ़े। मैं विश्वास रखता हूं आपको जबरदस्त आपको मैटर अवेलेबल कराऊंगा बेटा जी। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।